हाय दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं अनकवर रियलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इससे पहले शुरू करें, मैं चाहता हूँ आप लोग ये छोटी क्लिप देखें। तो दोस्तों, ये क्लिप नेपाल की है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लगभग एलिजिडली कहा जा रहा है 4 लाख लोग इकट्ठे आ गए और ये नारे लगाए, नारायण ही थी खाली करो, राजा वापस आओ, देश बचाओ, हमारे प्यारे राजा की जय हो। जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे नेपाल में तो राजा नहीं है ना, डेमोक्रेसी है। तो फिर ये अचानक से क्या हुआ? इस हफ्ते हजारों लोगों ने काठमांडू की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया कि खत्म हुई मोनार्की को वापस लाया जाए। लेकिन ये अचानक से क्यों हुआ? क्या है ये रॉयलिस्ट सेंटीमेंट के पीछे का कारण? एक ऐसे देश में जो एक दशक पहले एक रिपब्लिक बन गया था, आज वहाँ ये मूवमेंट क्यों चल रहा है? इस वीडियो में हम इस मूवमेंट के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल कारणों को समझेंगे और देखेंगे कि इसके नेपाल के भविष्य पर क्या असर हो सकता है। रविवार को लगभग 4 लाख समर्थक काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एकजुट हुए पुराने राजा ज्ञानेंद्र शाह के स्वागत के लिए। और लोगों ने नारे लगाए जैसे नारायण थी खाली करो और हमारे पुराने राजा को वापस लाओ। यह दृश्य इतना बड़ा था कि यात्रियों को एयरपोर्ट तक पैदल जाना पड़ा और पुलिस को शांतिपूर्ण डेमोन्स्ट्रेटर्स को रोकना पड़ा। प्रो मोनार्की ग्रुप, मतलब जो राजा के सपोर्टर्स है, उनका कहना है कि लगभग 4 लाख लोग इसमें शामिल थे। लेकिन सरकारी अनुमान के हिसाब से यह संख्या सिर्फ 10,000 का करीब था। लेकिन ये एक बात साफ है, देश का एक बड़ा हिस्सा अभी करंट गवर्नमेंट से खुश नहीं है। इसको समझने के लिए हमें नेपाल के हाल के इतिहास को समझना होगा। 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल ने 3 अलग अलग सरकारें देखी। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्या ने बहुतों को निराश कर दिया। कुछ लोगों के लिए राजशाही एक स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। एक प्रोटेस्टर 72 साल का तीर बहादुर भंडारी ने एसोसिएट प्रेस को बताया, हम यहाँ राजा को पूरा समर्थन देने आए हैं और उसे वापस तख्त पर बिठाने के लिए तैयार है। एक और समर्थक 50 साल का कुलराज श्रेष्ठा ने माना कि उन्होंने 2006 में राजशाही खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन अब उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा, मैंने गलती की थी और देश और भी बर्बाद हो गया। श्यामल कृष्ण श्रेष्ठा ये एक मेंबर है राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की, जो थोड़ा राइट लीनिंग पार्टी है। इन्होंने कहा कि नेपाल में हवा बदल रही है। तो नेपाल में, जैसे आप लोगों को पता ही है, 3 मेन पॉलिटिकल पार्टीज है, सीपीएम, नेपाली कांग्रेस। थर्ड, यह बड़ा पार्टी तो नहीं है, बस मोनार्की सपोर्टर्स है और बाकी के कुछ छोटे मोटे बहुत पार्टीज है। नेपाल की राजशाही का एक लंबा और कॉम्प्लेक्स इतिहास है। 240 साल तक नेपाल एक हिंदू मोनार्की था, जहां शाहवंश ने राज किया था। 1768 में राजा पृथ्वीनारायण शाह ने विभिन्न राज्यों को एक किया और नेपाल का राज्य स्थापित किया। समय के साथ राजशाही एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई, खासकर राजा महेंद्र शाह के अंडर, जिन्होंने नेपाल को मॉडर्न बनाया और राजशाही का आइडिया प्रमोट किया। लेकिन 2001 में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जिसने राजशाही को हिलाकर रख दिया, जब राजा वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार को पैलेस के अंदर ही मार दिया गया। ज्ञानेंद्र शाह, वीरेंद्र शाह के भाई, तख्त पर बैठे, लेकिन उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। 2006 में राजनीतिक दलों और माओइस्ट रेबल्स को नेतृत्व में हुए प्रोटेस्ट ने ज्ञानेंद्र को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया और 2008 में नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। दोस्तों, जब प्रो मोनार्की मूवमेंट इतना तेज हो रहा है, नेपाल का करंट प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा की सरकार के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और बहुतों का कहना है कि ओली की पॉलिसीज़ ने नेपाल की आर्थिक समस्या को और भी खराब कर दिया और उसके डिप्लोमेटिक रिश्तों का नुकसान पहुंचाया, खासकर इंडिया के साथ। ओली के नेतृत्व में नेपाल की इकोनॉमिक्स बहुत ही स्लो हो गया और बेरोजगारी और करप्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनका कहना है कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं है सरकार के पास। कोविड-19 महामारी के टाइम नेपाल की इकोनॉमी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। ओली के विदेश नीति, खासकर इंडिया के प्रति भी बहुत विवाद में रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है और नेपाल और इंडिया बहुत ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं अपनों में। लेकिन ओली की सरकार पर एंटी इंडिया स्टैंस अपनाने का आरोप लगाया गया। 2020 में आपको याद होगा, ओली ने इंडिया पर नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था, जिससे एक डिप्लोमेटिक विवाद भी खड़ा हो गया।
और ये तक कहा गया कि इंडिया नेपाल में कोविड-19 फैला रहा है। इन बयानों ने ना सिर्फ बायलैटरल रिश्तों का नुकसान पहुंचाया बल्कि उनकी विदेश नीतियों पर भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था उत्तराखंड के दाराचूल से लिपुलेख तक, और उससे भी केपी ओली को बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि जैसे आपको पता ही है केपी ओली भी लिपुलेख को क्लेम करता है। और उस वक्त के आर्मी स्टाफ जनरल एम नारावने को आगे कहना पड़ा कि नेपाल के पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसका। इन समस्याओं को देखते हुए कुछ नेपाली अब मोनार्की को एक शिष्टा का प्रतीक मानते हैं। हालांकि मोनार्की में भी कई कमियां थी, लेकिन बहुतों का मानना है तब नेपाल की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्टेबल था। तो आगे क्या, जब सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है, प्रो मोनार्की मूवमेंट और तेज़ हो रहा है, तो दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या नेपाल को राजशाही वापस लानी चाहिए या अभी के सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट्स में अपना विचार ज़रूर बताइए और मेरे अगले वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।